जो कंप्लीटली कंसर्न है हमारे एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर तो सभी समझते हैं, लेकिन इसमें एक नया शब्द जुड़ गया है, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? क्रांति लाना। क्रांति मतलब क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन का मतलब उसमें आवाज फटती है। रिवॉल्यूशन जिसको हम विप्लव के नाम से जानते हैं, इसको क्रांति भी बोलते हैं। क्रांति, क्रांति का मतलब क्या? ब्लड सेकिंग नहीं। क्रांति मतलब स्पीड अप लाना, उसमें एक गति पैदा करना, है ना, एक डायनेमिज्म लाना उसके अंदर, उसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि भारत वर्ष कृषि प्रधान देश रहा है, सभी को पता है। भारत की जो अपनी संस्कृति है सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। इससे ज्यादा प्राचीन कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत का इतिहास सबसे प्राचीन इतिहास में माना जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सब कुछ प्राचीन काल से लेकर के आज तक जितना लोग कृषि के ऊपर डिपेंड हैं उतना और कहीं भी नहीं, सबसे ज्यादा। इसलिए हमारी सभ्यता की शुरुआत ही कृषि से होती है। जो हमारी सिविलाइजेशन है भारत की, ये कृषि से ही शुरू हुआ है। इसलिए यहाँ सब कुछ, आप गांव में चले जाइए तो आज भी लोग 70% एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भरशील है। और खास तौर से तो मैं देखता हूं हिमाचल प्रदेश में ज्यादा, गांव गांव में कहीं भी जाइए ज्यादा लोग मिलेंगे किसान। तो आज का जो विषय है, बाबा जो कहना चाहते हैं कि कृषि के अंदर विप्लव कैसे लाना है, कृषि के अंदर गति कैसे पैदा करनी है, डायनेमिज्म कैसे पैदा करना है, कैसे रिवॉल्यूशन लाना है, ये डिपेंड करता है हमारे इकोनॉमिक व्यवस्था के ऊपर। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी लोग थे अपने अपने स्वभाव, अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुकूल अपना अपना काम चुन लेते थे, और सभी लोग मिलजुल करके अपनी ईमानदारी से अपने काम को पूरा करते थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। इसका भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है अर्थव्यवस्था का, ये कब डिस्टर्ब हुआ? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन भारत के ऊपर हुआ था। उससे पहले सब कुछ चल रहा था अच्छा। गांव में लोग सब कुछ अपनी व्यवस्था के अनुसार करते थे और सीधी सादी जिंदगी, सरल स्वभाव के लोग और बहुत सुखी संपन्न अपना जीवन लोग बिताते थे। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब शासन हुआ भारत के ऊपर, तो धीरे धीरे एक एक करके इन लोगों ने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। हर क्षेत्र को इन लोगों ने डिस्टर्ब किया। जो हमारा एग्रीकल्चर, जिससे सब कुछ हमको मिलता था, इन लोगों ने सबसे पहले उसको डिस्टर्ब किया। किसान लोग क्या करते? सीधे साधे लोग, उसके पास पावर तो था ही। पावर जब किसी और के हाथ में चली जाए और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हुआ था उन दिनों। तो सबसे पहले कृषि के अंदर रिवॉल्यूशन पैदा करने के लिए
बाबा कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था है उसको जानना पड़ेगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए। साधारण तौर पे 4 तरह की इकोनॉमिक होती है। इससे पहले हम ये बात पर आते हैं कि अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कम लागत में हमें अधिक से अधिक नाफा हो, कम रिसोर्स में हमको अधिक से अधिक लाभ मिले, फायदा हो, बेनिफिट हो, उसी को हम इकोनॉमिक कहते हैं ना। अब देखते हैं गांव में एक धान का बीज हम डालते हैं खेत में तो उससे हमको 50 धान मिल जाता है। अगर एक मुट्ठी बीज हम खेत में डाल देते हैं तो हमको 1 बोरी धान मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर कितना हमको 50 टाइम 100 टाइम रिटर्न दे रहा है, कितना फायदा है इससे। इसलिए बाबा कहते हैं कि भारतवर्ष की जो कृषि व्यवस्था है इसको पहले की तरह ठीक करना होगा, उसमें स्पीडअप लाना पड़ेगा। एकमात्र उपाय है, उसके अंदर रिवॉल्यूशन के माध्यम से ही आ सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इकोनॉमिक के क्षेत्र में बाबा कहते हैं कि बेसिकली 4 तरह की इकोनॉमिक अभी तक पूरे वर्ल्ड में अभी चल रहा है। पहला इकोनॉमिक है, आपको कहते हैं जनरल इकोनॉमिक। दूसरा है कमर्शियल इकोनॉमी। तीसरा है पीपुल्स इकोनॉमी। चौथा है साइको इकोनॉमी। ये पूरी दुनिया में आज ये 4 तरह का इकोनॉमिक रन कर रही है। ये सामान्य अर्थव्यवस्था है, ये हर जगह मिलेगा आपको, पूरी दुनिया में इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे सामान्य तरीके से। उपाय क्या है ठीक करना, नहीं जरा सा भी टच होता है तो हेलो। बाबा कहते हैं ये ठीक है, कमर्शियल इकोनॉमी शहर के लोग इसको ज्यादा लेते हैं। शहर के लोगों का इसका खास एग्जाम्पल है कमर्शियल इकोनॉमी को लेकर। आज देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में कमर्शियलाइजेशन हो गया। प्राचीन काल का आप उदाहरण लीजिए, गांव में पहले एक दूसरे को लोग कोऑपरेट करके हर चीज चला लेते थे। अब कोई असुविधा नहीं होती थी, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शादी ब्याह के क्षेत्र में हो, जीवन से लेकर के अंतिम समय तक वो जितने भी काम होता था सब लोग एक दूसरे को सहयोग करके काम चला लेते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। हमको याद है आज भी कि गांव में जब किसी के यहाँ शादी ब्याह कोई बड़ा सा प्रोग्राम होता था तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति मिल करके हर चीज उसको सहयोग कर देता था। किसी कैटरर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी टेंट हाउस की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी और हर चीज बहुत आसानी से निकल जाता था। आज उसी का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया,
कैटरर्स बन गए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल हो गए, है कि नहीं। अब देखेंगे आप कि वही चीज का जब कमर्शियलाइजेशन हो गया, वही एडवांस रूप ले लिया और हमारे ही पैसा को ले करके अपना काम निकालना शुरू कर दिया, वो हमारा ही पैसा है। तो बाबा कहते हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहला काम करना होगा कि अर्थ को हमेशा रोल करते रहे, चलाते रहे, उसको रखिए मत। रख देंगे तो उसका जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। मान लीजिए आप 100 रुपया आज की डेट में आपके पास है, 100 रुपयों को चुपचाप आप रख दीजिए 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के बाद उस पैसे का जो वैल्यू है वो तो जीरो रहा ना, उसमें तो कुछ मिला नहीं, वो जीरो रहा। लेकिन उसी पैसे को आप 100 रुपए को 10 दिन आप 100 जगह चलाते रहिए, तो उस पैसे की कीमत 10वें दिन कितना रुपए हो गया? 1000 गुना उसका वैल्यू है। तो बाबा कहते हैं कि हम अर्थ को जितना चलाएंगे हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन आज हमारी साइकोलॉजी हो गई है क्या कि हम गधे की तरह दिन रात खटेंगे, लेकिन पैसे को इकट्ठा करके या तो बैंक में या तो घर में बक्से में बंद करके रखें। नमक रोटी खा करके हम एक एक पैसा बचा करके अपने घर में रखेंगे। कोई पूछेगा पैसे हो तो बोले पैसे नहीं है, और उसी पैसे को जुटा करके हम बड़ी बिल्डिंग बना देंगे तो इनकम टैक्स वालों के नजर में आ जाएंगे कि इसके पास इतना पैसे कहां से आया। जब वो नमक रोटी खा करके एक पैसा जुटाया तो उस समय किसी की नजर नहीं थी, लेकिन वही आदमी जब उसी पैसे को कष्ट में जीवन बिता करके उसी पैसे से जब बड़ा महल बना लिया तो लोगों की नजर में आ गया। इनकम टैक्स वाला आकर के उसको परेशान करना शुरू कर दिया, ईडी बैठा दिया कि तुमने इतना पैसा लाया कहां से। तो उस पैसे का क्या हुआ? कौन सा सुख होगा? वो आदमी जीवन भर एक एक पैसा जुटा करके अंत समय में घर बनाया कि अब सुख मिलेगा, उसके बाद वो भी सुख नहीं। तो बाबा कहते हैं कि पैसे को रखो मत, पैसे को चलाते रहो। जितना पैसे को चलाएंगे पैसे में उतना ही डायरेक्ट उतना ही फायदा में आपको। बाबा कहते हैं कि ये बैलेंस जब तक नहीं रहेगा इकोनॉमिक सिस्टम में, ये 4 तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम अभी पूरी दुनिया में रन कर रही है, बाबा ने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को एक बैलेंस इकोनॉमिक सिस्टम बनाया। जिस तरीके से कमर्शियल इकोनॉमिक सिस्टम, पीपुल्स इकोनॉमिक सिस्टम, जन अर्थव्यवस्था में आदमी सोचता है कि हमारा मुनाफा कैसे हो, चाहे किसी का कुछ भी नुकसान क्यों ना हो जाए, हमारा मुनाफा कैसे हो, इसके विषय में आदमी ज्यादा सोचता है। आज भारतवर्ष में देखिए कि मार्केट में हर जगह मिलावट हो गया। ये मिलावट क्यों हुआ? हमको लागत कम लगेगी, मिलावट करके पैसा हम ज्यादा कमा लेंगे। नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य कितना बिगड़ रहा है। बड़े बड़ी मेडिसिन की फैक्ट्रियां गलत दवाइयां बना करके लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही हैं। डॉक्टर को फायदा हो रहा है, मिनिस्टर को फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि इसको कैसे सुधारा जाए। आज ये जो पीपुल्स इकोनॉमी है बहुत ज्यादा हावी है। बैटरी गई? नहीं, बैटरी वो तो लाइट गया। इसकी बैटरी चली। हाँ यार, लाइट गया। ओके। हाँ वो लाइट लाइट गया भाई। देखिए बैटरी। तो आज यह जो लोगों की जो साइकोलॉजी है सेल्फ सेंटर की, ये आदमी अपने विषय में ज्यादा सोचता है, इसी कारण से किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन हमारा जो प्रौद्ध व्यवस्था है, बाबा ने कंप्लीटली इसको नव्य मानवतावाद के ऊपर दिया और इसको बाबा ने एक स्ट्रॉन्ग कल्चर का रूप दिया। इसलिए बाबा कहते हैं एग्रीकल्चर हैज ए कल्चर, इंडस्ट्री हैज ए नो कल्चर। एग्रीकल्चर के पास कल्चर है, इंडस्ट्री के पास कोई कल्चर नहीं है।
इसलिए आप देखेंगे सीधे साधे लोग, किसान लोग अपने गांव में खेती में काम करते हैं, उनकी जीवन शैली जितनी सरल होगी, जो इंडस्ट्री में जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। उसकी मानसिकता भी, उसकी सोचने की जो शैली है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि उसका माइंड धीरे 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 नैरो हो जाएगा। गांव के आदमी की मानसिकता जितनी बृहद होती है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे साथ साथ सबको सुख मिले और सभी लोग सुखी पूर्वक जीवन जिए। लेकिन जब से कमर्शियलाइजेशन हुआ, जब से कंपटीशन हुआ, हर व्यक्ति एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बन जाता है। वो चाहता है कि हमारा फायदा हो, दूसरे का कुछ भी हो, नुकसान हो, कोई परवाह नहीं करता है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं? तो जब से ही कंपटीशन की भावना हो गई, कमर्शियलाइजेशन हो गया हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, तब से आदमी का मन धीरे 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 नैरो होना शुरू हो गया। संकीर्ण विचार को लेकर के, नैरो माइंड को लेकर के आदमी एकदम स्वार्थी हो गया, सिर्फ अपने विषय में सोचना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं आने वाला भविष्य साइको इकोनॉमी का होगा। साइको इकोनॉमी के बारे में बाबा कहते हैं कि ये तभी होगा जब मनुष्य के जीवन में नैतिकता आएगी और आदमी के जीवन में आध्यात्मिकता आएगी। जब तक ये दो चीज आदमी के जीवन में नहीं आएगी, इंडिविजुअल लाइफ में नहीं आएगा, तब तक ये साइको इकोनॉमी किसी काम नहीं। आपके पास मान लीजिए जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट है। बाबा कहते हैं ना, यम नियम साधना में अपरिग्रह तभी संभव होगा जब हमारे जीवन में संतोष आएगा। अपरिग्रह और संतोष एक दूसरे के पूरक है। अगर जो आदमी अपरिग्रही नहीं हो सकता, वो संतोषी नहीं हो सकता, और जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है, उसके जीवन में अपरिग्रह भी नहीं आ सकता। तो ये दो चीजें, जब जितना हम यम नियम का पालन करेंगे, हमारे जीवन में जितना स्पिरिचुअलिटी आएगी, मोरलिटी आएगी, उतना ही हमारा मन बड़ा होगा और हम अपने जीवन को कम से कम आवश्यकता के साथ जीने की आदत डालने लगेंगे। क्योंकि मन है, इसकी इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। अनंत इच्छाओं को लेकर के मनुष्य धरती पर जीवन जी रहा है, और जहां इच्छाएं अनंत हैं और इस खंड वस्तुओं के साथ वो चाहता है कि हमको अनंत सुख की प्राप्ति हो, तो कभी संभव नहीं है। क्योंकि इंद्रिय सुख के पीछे जब भी आदमी दौड़ता है, उस सुख का कहीं ना कहीं अंत तो जरूर है, और जब इंद्रिय सुख का जहां अंत हो जाता है, मनुष्य का जीवन दुखी हो जाता है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को आनंदमय, सुखी तभी बना सकता है जितना उसके जीवन में बृहद के प्रति आकर्षण होगा। ग्रेट के प्रति जितना अट्रैक्शन आएगा उसके मन में, उसका जीवन उतना ही सरल होगा और उतना ही सुखी आनंदमय होगा। ये होगा कैसे? उसके लिए बाबा ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं। उसका विषय आगे है, हम लोग पहले इस पर बात करते हैं। तो ये 4 तरह की इकोनॉमी आज पूरी दुनिया में रन कर रही है। पीपुल्स इकोनॉमी के ऊपर तो लोगों ने नोबेल प्राइज भी दिया हुआ है। अभी तक साइको इकोनॉमी के ऊपर रिसर्च लोग कर रहे हैं कि ये है क्या चीज, या सरकार की थ्योरी क्या है। इसके ऊपर बड़े बड़े प्रोफेसर्स, इसके डिपार्टमेंट लेक्चर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि आने वाला समय जब साइको इकोनॉमी का होगा तो मनुष्य का जीवन शैली कैसी होगी, मनुष्य कैसा हो, कैसे विकास करेगा, अपने जीवन को कैसे आगे ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए बाबा ने 4 भाग में उसको बांट दिया। बैलेंस इकोनॉमिक सिस्टम बाबा का पहली बात बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो 30 से 40% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहे। अगर पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को अगर हमें ठीक करनी है, सुधार लानी है, उसके अंदर रिवॉल्यूशन लानी है, तो पहला काम क्या करना है? दुनिया का जो पॉपुलेशन है इसका 30 to 40% हमें एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा।
दूसरा है 20% एग्रो एंड एग्रीको। टेन परसेंट ट्रेड एंड कॉमर्स, और 10% व्हाइट कॉलर जॉब। ये 5 चीज बाबा बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करने के लिए मात्र यही एक व्यवस्था है। पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 30 से 40% एग्रीकल्चर के ऊपर, 20% एग्रो, 20% एग्रीको, 10% ट्रेड एंड कॉमर्स और 10% व्हाइट कॉलर। अब देखिए 30 से 40% जब लोग एग्रीकल्चर पर रहेंगे डिपेंड, तो समझिए कि हमारे एग्रीकल्चर में कितना विकास होगा। जब से लोगों ने एग्रीकल्चर को घाटे में लाना शुरू कर दिया, तब से हमारे किसान लोगों का मन एग्रीकल्चर से धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। ये कब शुरू हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल से। लोगों ने देखा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां 70% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर जीवन यापन करते हैं। अगर इन लोगों को गुलाम बना के रखना है तो सबसे पहले इन लोगों की आर्थिक जो तंत्र की जो व्यवस्था है, जहां से मेन रिसोर्स है कृषि, उसी को खत्म कर दिया। उन लोगों ने इसको खत्म कर दिया। देखते थे पुराने जमाने में सिल्क अपनी फैक्ट्री होती थी, सिल्क व्यवस्था, तांत, मिट्टी के बर्तन, और इसको धीरे धीरे उन लोगों ने हटा करके अपना इंडस्ट्री लगा दिया। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि एक दिन में ये काम नहीं हुआ होगा, ये धीरे धीरे इसको नष्ट किया गया होगा, क्योंकि एक दिन में हो भी नहीं सकता। हर चीज में कमर्शियलाइजेशन करने की जहां बात आती है, उसको स्टेप बाय स्टेप लोग काम करते हैं, तभी जाकर के बात बनती है। हमें कहते हैं कि आजादी को हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमें आर्थिक आजादी नहीं मिली है। भारतवर्ष में हमें आज भी आर्थिक आजादी नहीं है। आज भी हम आर्थिक गुलामी कर रहे हैं। हमें आर्थिक आजादी कुछ मामले में कुछ लोगों के लिए दिया है। वो कौन है? जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है। दूसरा, भारतवर्ष के जितने टॉप आईएएस ऑफिसर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, उनके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है। कोई उनके लिए इनकम टैक्स नहीं, वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। यही कारण है कि हर आदमी उस जॉब में जाना चाहता है और हर आदमी पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन करना चाहता है। ये कारण है। देखिए, हम और आप कुछ काम करते हैं तो इनकम टैक्स पीछे पड़ जाती है, और इतना भारत सरकार का संविधान इतना इसको पावर दे रखा है कि सबका हालत खराब हो जाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कानून बन गया है। तो बाबा कहते हैं कि जब तक इस तरह की त्रुटिपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था रहेगी, तब तक मनुष्य आर्थिक गुलामी करता रहे। हमारे पास पैसे हैं और पैसे को छुपा छुपा के रखते हैं, और एक दिन जब पैसे की चोरी हो जाती है तो हम रोने लगते हैं। आज हम निश्चिंत होकर के अपने ही पैसे को बैंक में जमा करके रखे हुए हैं। वो एक दिन जब बैंक जब कोलैप्स हो जाएगा, तब वो पैसा किसका होगा? आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे फिर? तो हम समझते हैं कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है। ये हमारा भ्रम है। जब 2015 में जब अमेरिका का कैपिटल जब ब्रेक हुआ था,
उस समय ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में हमारी जो इकोनॉमिक व्यवस्था इतने डिप्रेशन में चली गई। बहुत झटका लगा था बड़ी बड़ी कंपनियों को, और उसका नतीजा क्या निकला? शेयर मार्केट कहाँ गया? आज अमेरिका का डॉलर कितना ऊपर चला गया, उसका $1 हमारा 86-87 रुपये के बराबर है। हम कितना नीचे हैं। आज कहते हैं ना कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक है दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी में उसकी गिनती होती है। बाबा कहते हैं कि जानते हैं क्यों है ये? वहाँ के लोग आर्थिक गुलामी नहीं करते हैं, वहाँ के सबको आर्थिक स्वतंत्रता है, हमारे जैसा नहीं है। हम लोगों को शुरू से ही इस बात के लेकर के मन में डाल दिया गया है कि तुम्हें गुलामी करनी है, और तभी से हम आज तक गुलामी करने में लगे हुए। और जब तक ये मानसिकता हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक हम कभी भी इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते। बाबा आगे बोलते हैं कि दो बातें मनुष्य के जीवन में ज्यादा मायने रखती हैं। एक है सभ्यता को लेकर और दूसरी उसकी संस्कृति को लेकर। ये दोनों मुख्य भूमिका अदा करती है मनुष्य के जीवन को लेकर। बाबा बोलते हैं कि इसको बनाने के लिए मनुष्य के जीवन को सुदृढ़, सुव्यवस्थित करना होगा। जितना स्ट्रॉन्ग इसका सिविलाइजेशन, जितना स्ट्रॉन्ग इसका कल्चर होगा, उसका स्टैंडर्ड उतना ही बढ़ेगा, और उसके स्टैंडर्ड के बढ़ने से ही हमारा काम आसान होगा, हम आगे कुछ कर पाएंगे। बाबा बोलते हैं कि जब से हमारे देश की जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी, वो जैसे जैसे लोग उसको छोड़ करके, कृषि से अपना मन हटा करके, गांव छोड़ करके शहरों में जाकर के बसना शुरू कर दिए, और गांव का जमीन ऐसे ही खंडहर वीरान होना शुरू हो गया, तब से ये धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था में इतना ह्रास शुरू हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था इतना नीचे चली गई। इसका पहला कारण है क्योंकि हम चाहते हैं कम काम करके ज्यादा मुनाफा कमाना। और खेती में क्या होता है कि साल में यदि हम 2 बार काम करते हैं, बाकी 6 से 7 महीना हम बैठे रहते हैं, तो उससे हमारा कोई मुनाफा तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारा 6 महीने का जो टाइम ऐसे ही व्यर्थ चला गया, वो तो बेकार चला गया, उसे तो हमारा नुकसान हुआ ना। तो बाबा कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा। हम साल में अपने खेत में अगर 2 फसल पैदा करते हैं, तो रिवोल्यूशन के माध्यम से उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 4 फसल पैदा करेंगे, 5 फसल पैदा करेंगे, 6 फसल पैदा करेंगे। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा और हमारा इकोनॉमिक पावर भी बढ़ेगा, और हमारे टाइम का सही उपयोग भी होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। ऐसा होता है ना? क्या हुआ? बाबा बोलते हैं ये तभी संभव है जब हमें गांव-गांव जाकर के लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, नई नई तकनीक दे करके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी के अंदर एक रिवॉल्यूशन पैदा करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए 20% एग्रो जो इंडस्ट्री है, ये भी इनडायरेक्टली डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर से हम चावल की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, उससे जो भूसे निकलते हैं, उससे जो हम तेल बनाते हैं, वो भी जिस फैक्ट्री से बनती है, वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड है इसी एग्रीकल्चर के ऊपर है। और एग्रीकल्चर को एडवांस रूप देने के लिए, उसके अंदर रिवोल्यूशन पैदा करने के लिए जो हम नया टेक्नोलॉजी बनाते हैं, नया टूल्स बनाते हैं, वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड है इसी के ऊपर। तो अगर सीधी तरीके से देखा जाए तो
तो 60 to 70% कंप्लीटली डिपेंड हो गया एग्रीकल्चर पे। हुआ ना इनडायरेक्टली। और ये 10% ट्रेड एंड कॉमर्स और व्हाइट कॉलर जॉब की जो बात बाबा जहां करते हैं, इस दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इनकी संख्या मात्र 10%। और 10% जितने बिजनेसमैन हैं, जितने मैनेजमेंट में हैं, इनको रख दिया गया। देखिए 10% और 10% आज इसका जस्ट उल्टा होकर के 70 to 80% चला गया। आज इसका नतीजा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितना असंतुलन पैदा हो गया, कितना डिस्टर्ब है। जब तक इस व्यवस्था को हम लोग लागू नहीं करते हैं, दुनिया के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में कभी भी रिवोल्यूशन नहीं आने वाला है। देखिए आज 10% को लेकर के हम जहां भी जाते हैं, सबसे ज्यादा यही लोग मिलते हैं। किसान लोग कम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, यही लोग मिलेंगे। तो इस अर्थव्यवस्था को बैलेंस में लाने के लिए ये जो बाबा का बैलेंस इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको लाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। अभी तो हम लोग थ्योरी में बात कर रहे हैं, इसको व्यवहारिक रूप में लाने में, धरातल पर उतारने में बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि जब तक आदमी बनेगा नहीं वैसा, जब तक वैसी मानसिकता नहीं बनेगी, तब तक इतना आसान नहीं है। बहुत स्ट्रगल और बहुत जरूरत पड़ेगी इसको हमें तरीके से आगे ले चलने की। कुछ समय पहले भारत सरकार में एक नीति आई थी कि कोई भी आदमी बिना जमीन का नहीं रहेगा, लैंडलेस कोई नहीं रहेगा, सबके पास कुछ न कुछ जमीन रहेगा। तो यह जो सेंटिमेंट है, लोग दे करके लोगों को बहुत मूर्ख बनाए और अपना काम निकाले। ऐसे स्वार्थी लोग बहुत आए। बाबा बोलते हैं कि ऐसे स्वार्थी लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अपना काम निकालने के लिए लोगों को गुलाम बना करके रखते हैं। एक ऐसा सेंटिमेंट दे करके उसको बेवकूफ़ बना देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कोई भी बिना जमीन का नहीं रहेगा, सबको जमीन मिलेगी। जमीन कहाँ है कि सबको दे देगा जमीन? कहाँ से लाएगा जमीन? जमीन तो ऐसा नहीं कि रबर की तरह खींच देगा, उसको बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि यह सेंटिमेंट दे करके लोगों को बहुत बेवकूफ बना करके, लोगों को गुलाम बना करके रखा गया। इसके लिए बाबा ने कहा कि जब तक कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं आएगा, तब तक कभी भी मनुष्य का कल्याण नहीं होने वाला है, खासतौर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। और ये कोऑपरेटिव सिस्टम को लेकर के जितने भी आज की दुनिया में राष्ट्र हैं, जितने भी कंट्री हैं, सबने इसको इग्नोर किया। आज तक कभी सफल नहीं हुआ है ये कोऑपरेटिव सिस्टम। इसके पीछे 3 मूल कारण हैं। बाबा कहते हैं ये कोऑपरेटिव तभी सफल होगा जब ये 3 चीज को कंप्लीटली फॉलो करेंगे। पहला है मोरलिटी, ठीक है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग सुपरविजन। पहला है मोरलिटी, आज तक कोऑपरेटिव फेल होने का पीछे यही कारण है।
तीन चीज के अभाव की वजह से आज तक कोऑपरेटिव सफल नहीं हुआ। पहला है मोरलिटी, दूसरा है स्ट्रॉन्ग सुपरविजन और तीसरा है होल हार्टेड एक्सेप्टेंस। संपूर्ण हृदय के साथ जब तक हम कोऑपरेटिव सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी किसी भी तरह की कोऑपरेटिव सफल नहीं हो सकती। मोरलिटी, नैतिकता, जब तक मनुष्य के व्यक्ति के जीवन में मोरलिटी नहीं आएगी, वो कोऑपरेटिव ही के कोई भी काम उसका सफल नहीं हो सकता। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आदमी चला जाए, अगर मोरलिटी नहीं है तो कभी भी सफल नहीं हो सकता। अगर बात बात में आप चीट करेंगे तो कौन आपके ऊपर विश्वास करेगा? जहाँ ऑनेस्टी नहीं है, वहाँ मोरलिटी नहीं है, तो आपके ऊपर कब तक कोई विश्वास करेगा? कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाएंगे। और जितने दिनों से आप इतनी बड़ी इमारत खड़ी करके रखे हुए थे ईमानदारी के नाम पर, मोरलिटी के नाम पर, सब ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये तीन चीज के बिना आज हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में फेल हो। इसके पीछे यही तीन मूल कारण था कि जब भी कोऑपरेटिव चली, शुरुआत में लगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसी बीच से उसके जो मेंबर है वही लोग धीरे धीरे चीट करना शुरू कर दिया। उसके अंदर डिसऑनेस्टी पैदा हो गई, और जिसका कारण हुआ कि वो कोऑपरेटिव सिस्टम धीरे धीरे फेल होना शुरू हो गया। स्ट्रॉन्ग सुपरविजन, जो भी इसके चीफ डायरेक्टर, जिसके पास भी कोऑपरेटिव का मालिकाना हक है, जो लीड लेते हैं, जो लीडरशिप दे रहे हैं उसके अंदर, उसका स्ट्रॉन्ग सुपरविजन रहेगा। आप देखिए अपने परिवार में ही अगर सुपरविजन का अभाव हो जाए तो हमारे बच्चे कैसे हमारे आंखों को धोखा देना शुरू कर देते हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी अगर जिसका मैनेजमेंट जिसके कंट्रोल में है, अगर वो भी अगर सुपरवाइज ठीक से नहीं करे तो कितना आदमी निकम्मा शुरू हो जाता है, निकम्मा होना शुरू हो जाता है, काम ढंग से नहीं करेगा, समय से ऑफिस नहीं पहुँचेगा, है कि नहीं? तो किसी भी जीवन के किसी भी फील्ड में अगर सुपरविजन नहीं रहेगा तो वो फेल हो जाएगा, पक्का फेल होता है। और तीसरा, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो संपूर्ण रूप से उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक उसमें कभी हमको सफलता नहीं मिलेगी। ये आता है संपूर्ण रूप से विश्वास के। कोई भी काम आप शुरू करते हैं, अगर काम आप कर दिए तो उसमें उस काम के प्रति आप कंप्लीट समर्पण हो, समर्पित भाव से, तभी जाकर के उसमें आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो आप कहीं भी कुछ भी करेंगे वो काम सफल नहीं होगा। भगवान शिव बोलते हैं ना, सफल होने के साथ गोपनीय रहस्य, फलिष्यति विश्वासे सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धा युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थ समता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठम च प्रमिताहार, सप्तम नैव विद्यते। भगवान सदाशिव ने मनुष्य के जीवन को सफल होने में ये 7 रहस्य बताए हैं। उसमें पहला क्या है? विश्वास। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, फल को पाने के लिए अटूट विश्वास। जब तक वो विश्वास नहीं रहेगा, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, घर परिवार, समाज, नौकरी, कृषि, कहीं भी आप चले जाइए, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है कि हमें इस काम में सफल होना है, चाहे जो भी हो जाए, जब ये विश्वास हो गया कि हमें सफल होना है तो आपको सफलता मिलेगी। तो भारतवर्ष में कोऑपरेटिव, हमारे आनंद मार्ग के लोग भी कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव चला रहे हैं। शुरुआत में हम भी सुनते थे कि बहुत कोऑपरेटिव चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे बंद हो गया। बहुत लोग आपस में मिलकर लोगों ने एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर दिया, डूब गया, लोगों को नुकसान भी हुआ, बदनामी भी हुई। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, नीचे लेवल से इसको शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मोरलिस्ट लोगों की एक टीम बनानी पड़ेगी। जब तक मोरलिस्ट पैदा नहीं होंगे तब तक किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप कितना एक दूसरे के ऊपर आप नजर रखेंगे, जब तक आदमी अंदर से ईमानदार नहीं है तब तक कहां तक उसके ऊपर आप दृष्टि रख करके चलेंगे। पूरी तरीके से मन के अंदर एक जहरीली भावना पैदा होने लगती है कि कोई काम धाम नहीं है, इसकी दृष्टि हमारे ऊपर ही पड़ी रहती है, रात में हमारे ही पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो बाबा का कहना है कि ये कोऑपरेटिव सिस्टम तभी संभव है जब हम इस चीज को लेकर के
इन 3 चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे आता है कोऑपरेटिव में बाबा ने इसको अलग अलग फेज बनाया। एक एग्जांपल बाबा देते हैं। फर्स्ट फेज जब कोऑपरेटिव चलेगा तो फर्स्ट फेज कोऑपरेटिव में जिसकी जमीन है, जो लैंडलॉर्ड जिसका ऑनरशिप है जमीन का, जो भी उसके जमीन पे प्रोडक्ट मिलेगा उससे जो मुनाफा होगा उसका 50% ही उसको मिलेगा। बाकी 50% जो लेबर है, जो परिश्रम किया, उसको चला जाएगा। 50% पुराने जमाने में आप लोगों को याद होगा, आज भी गांव में चले जाइए, एग्जाम्पल मिलता है ना कि आधा पर बटाई पर दे दिया है खेती करने के लिए, करते हैं ना, तो उसमें 50% तो नहीं मिलता है ना। कितना मिलता है उसमें? आप लोग जानते हैं, जो किसान लोग हैं, जो बटाई पर खेती करने के लिए किसी को खेत हम देते हैं तो उसमें कितना % मिलता है? जो ऑनरशिप होता है जिसका 50-50 रहता है ना। क्या 50 से ज्यादा? 50 से कम नहीं। मैंने तो सुना है कि 20%, कहीं 30%, कहीं 40, कोई 50। हाँ, कहीं 70% भी नाफा लेते हैं और बाकी जो लेबर है उसको 20-30% देके हटा दिया, अलग कर दिया। बाबा कहते हैं ये न्याय नहीं करना है, उसको 50-50 करना है। ये फर्स्ट फेज की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। फर्स्ट फेज में 50-50%। सेकेंड फेज में बाबा बोलते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है उसको मिलेगा कितना? 75% चला जाएगा, जो श्रम दान किया उसको चला जाएगा, ठीक है, और 25% आ जाएगा जो लैंड का जो ऑनर है उसके पास, ठीक है। क्या हुआ? आगे सुनिए, फिर आगे बाबा क्या बता रहे हैं। बाबा का प्लान कहीं कुछ और है ना। थर्ड फेज में बाबा बोल रहे हैं कि 75% तो मिलेगा उसको, 25% इसको इनकम मिलेगा जरूर, लेकिन फोर्थ फेज में जाते ही लैंडलॉर्ड है उसका ऑनरशिप चला जाएगा। फोर्थ फेज में कोऑपरेटिव सिस्टम बाबा बोल रहे हैं कि उसकी जो ऑनरशिप है लैंड का वो चला जाएगा, लेकिन वो मेंबर रहेगा कोऑपरेटिव का। कोऑपरेटिव का मेंबर रहेगा आजीवन, जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको रॉयल्टी मिलेगी और जितना काम करेगा उसको मिलता रहेगा, लेकिन लैंड का जो ऑनरशिप है उसके हाथ में नहीं रहेगा। एक एग्जांपल, अभी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन खूब चल रहा था ना दिल्ली में, सबको पता है ना, सभी लोग जानते हैं, कितने लोग मर भी गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब जैसे भी उनके पास ये बात पहुंची हो, एक थोड़ा सा झांकी उन्होंने बताया, थोड़ा सा एक उदाहरण प्रस्तुत किया इस कोऑपरेटिव को लेकर। लेकिन बात आती है कि जब तक लोगों की मानसिकता अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी, जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगी, ये आदमी कौन विश्वास करेगा? हमारे आनंद मार्गी लोग ही इसका विरोध करने के लिए बैठ जाए कि हम नहीं मानते हैं, हमारा जमीन कैसे चला जाएगा, ऐसे हम किसी को जमीन नहीं देने वाले हैं। लेकिन ये काम तभी संभव होगा जब इंडिविजुअल लाइफ में मोरलिटी आएगी, स्पिरिचुअलिटी आएगी, तभी जाकर के हम इस काम के लिए तैयार होंगे। ये तो इतना आसान नहीं है। कौन चाहेगा कि आपके पॉकेट में 100 रुपया है तो 95 रुपया कोई और ले ले, 5 रुपया आपके लिए छोड़ दे? कोई नहीं चाहेगा। ऑनर्स निकम्मे हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इकोनॉमिक होल्डिंग और नॉन इकोनॉमिक होल्डिंग की बात बाबा बोलते हैं। इकोनॉमिक होल्डिंग में क्या है कि हम कम लागत में ज्यादा मुनाफा, इनपुट कम होगा लेकिन आउटपुट ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो बाबा का कहना है कि एक पॉलिसी बहुत दिन पहले चली थी भारत में, खूब एक सेंटिमेंट दिया जा रहा था कि
किसी को भी बिना जमीन का नहीं रखेंगे, सबको जमीन देंगे। लेकिन ये कैसे संभव है? सुनिए, बाबा कहते हैं कि अगर हमने जमीन किसी को 100 एकड़ जमीन मान लीजिए आपने दे दिया किसी को, उस जमीन पर न सिंचाई की व्यवस्था है, वो ऐसा पथरीली जमीन है कि उस पर कोई भी फसल नहीं उगा सकते, ठीक है, कितना भी हम मजदूर से काम करा लें उससे कोई मुनाफा नहीं होने वाला। कहने के लिए जमीन उसके पास है, 100 एकड़ जमीन का वो मालिक है, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं। बाबा कहते हैं इकोनॉमिक होल्डिंग सिस्टम में जो लैंड का जो इकोनॉमिक होल्डिंग होगा, उसमें जितने भी छोटे टुकड़े टुकड़े जमीन जो फैले हुए हैं उसको मिला करके एक बड़ा सा जमीन बनाए। देखिए, जब से भारत की जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का आगमन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर सिस्टम जब से उन लोगों के माध्यम से डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, तब से कृषि टुकड़े टुकड़े, खेती टुकड़े टुकड़े में बट गई। जैसे जैसे अब एक परिवार में 10 लोग हैं, तो जब अलग अलग हो गया, ज्वाइंट फैमिली है तब तक तो ठीक है, जब सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, तो उसके भी जमीन टुकड़े टुकड़े खेतों में बट गए। अब उसमें न ट्रैक्टर चला सकते हैं ठीक से, न ठीक से हल चला सकते हैं, तो नतीजा क्या हुआ कि प्रोडक्शन अपने आप कम हो गया। धीरे धीरे खाद की समस्या आने लगी, हमारा देश दूसरे देश के ऊपर निर्भरशील होने लगा खाद के लिए। तो ये समस्या धीरे धीरे पैदा होने लगी, 1-2 दिन में नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि इसको ठीक करने के लिए जितने भी छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जमीन इधर उधर बिखरे पड़े हैं ना, उसको एक कर दो। वह जमीन जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ पर हम कोई खेती का काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ वैसे जमीन को हम इंडस्ट्री के लिए यूज करेंगे। तो क्या होगा, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जहाँ खेती की जमीन है वहाँ इंडस्ट्री लोग बना देता है, तो खेती भी प्रभावित हो जाती है, किसान भी निकम्मे हो जाते हैं। चलो हमारा जमीन तो चला गया, हमको तो रॉयल्टी मिल ही रही है, पैसा मिल ही रहा है, लेकिन ये नहीं देखता है कि उसका भविष्य कितना खराब होने जा रहा है। तो बाबा का जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का, जो पॉलिसी है, बाबा ने ब्लॉक लेवल प्लानिंग दी। बाबा ने 44 सोशियो इकोनॉमिक जोन में पूरे भारतवर्ष को बांटा। और प्राउड जो कंप्लीटली जो हम बात करते हैं प्राउड की, वो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है। प्राउड सेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम के पक्ष में कभी भी नहीं रहा, क्योंकि ये बात बाबा को मालूम है कि जब तक इस संसार में स्वार्थी लोग जिंदा रहेंगे, तब तक मनुष्य के जीवन को कभी भी सुखी से जीने नहीं देंगे। ये स्वार्थी लोग कोई ना कोई हमेशा पॉलिसी पैदा करते रहेंगे, मनुष्य के जीवन को कैसे उसके खुशियों में आग लगाई जाए, कैसे उसके जीवन शैली को डिस्टर्ब किया जाए, ऐसे ऐसी पॉलिसियां बनती रहेगी। आप उसके चंगुल में फंसते रहेंगे, तरह तरह के सेंटिमेंट दे करके आपको अपने चंगुल में फंसाते रहेंगे। अब भोले भाले लोग फंसते रहेंगे। आज देखिए, हमको लगता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे उतने मेडिकल के क्षेत्र में नहीं है। इतने इंजीनियर बन गए जब से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना शुरू हुआ, इतने इंजीनियर बन गए कि उसको कहिए कि 10,000 की नौकरी करो तो तैयार हो जाएगा। 5,000 के लिए भी आज घूम रहे हैं नौकरी करने के लिए, इंजीनियरिंग करके। बीटेक किया है लेकिन नौकरी कर रहा है 5,000 की, 10,000। घर में बैठ भी नहीं सकता क्योंकि अपनी इज्जत भी बचानी है। तो पढ़ाई तो किया इंजीनियरिंग की, अब देखो अभी भी ऐसे ही निकम्मों जैसा, बेरोजगारी जैसा बैठा हुआ है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जब से एजुकेशन के मामले में रिजर्वेशन शुरू हो गया, जब से हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर कन्वेंट की व्यवस्था आ गई, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया गया, तब से ये परेशानी आने लगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था होती थी तो उसमें जॉब की गारंटी होती थी। 25 साल तक लड़के लड़कियां गुरु के आश्रम में रह करके वो शिक्षा अर्जित करते थे और 25 साल में उस लायक गुरु उसको बना देते थे कि आगे चल करके वो 100% उसको जॉब की गारंटी है। लेकिन आज आदमी पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री लेकर के PhD करके डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी उसके पास अपनी नौकरी नहीं है, वो गुलामी कर रहा है। तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ है? हम इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज भी हम आर्थिक गुलामी करने में लगे हुए हैं। लोगों को शर्म आती है ना खेती करने में। बात आगे आती है आधुनिकीकरण की।
मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, बाबा कहते हैं कि एग्रीकल्चर को, अगर एग्रीकल्चर में स्पीड अप लानी है, रिवॉल्यूशन पैदा करनी है, तो उसमें सबसे पहले हमें व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप किसी के पास ज़मीन आप दे दिए, अगर आप पूरी तरीके से उसको आधुनिकीकरण के माध्यम से अगर उसको व्यवस्था नहीं देंगे तो वो ज़मीन पर क्या करेगा? वो सिंचाई की व्यवस्था नहीं देंगे, हल चलाने के लिए उसको खेती के एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स नहीं देंगे, ट्रैक्टर नहीं देंगे, तो वो कैसे काम करेगा? नए फसल के अच्छे शोध किया हुआ अच्छा बीज उसको नहीं देंगे, समय से खाद पानी की व्यवस्था, जो कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था अगर उसको समय समय से नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो खेती कैसे करेगा? तो क्या होगा कि जब इसकी फैसिलिटीज उसको नहीं मिलेगी तो खेती से उसको घाटा होना शुरू हो जाएगा। घाटा जब शुरू होगा तो सोचेगा कि खेती से कोई फायदा नहीं है। ये साइकोलॉजी वो धीरे धीरे अपने मन में बनाना शुरू कर देगा, और ये साइकोलॉजी कारण क्या करेगा कि ज़मीन ऐसे ही छोड़ करके शहर में जाएगा नौकरी करने के लिए। अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने गांव की ज़मीन को छोड़ करके शहरों में नौकरी करते हैं। गांव में उसके घर में कोई रहने वाला नहीं, कुत्ते बिल्ली रहते हैं और उसका ज़मीन ऐसा ही बंजर पड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि